बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आसिफ जरदारी चुप चिपीते बड़ी गेम कर गए हैं और इन हो गया पॉइंट जो आउट नज़र आ रहे थे वो इन होते दिखाई दे रहे हैं। ये क्या इशू है, इसके ऊपर मैं आपसे तफसील से बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी इमरान अहमद खान नियाजी के दस्ते रास्त और जो यूथिया ब्रिगेड के सुरखेल आफ्ताब इकबाल अपने लो साफ़ी, यानी उनको लोग कहते हैं कि ये साफ़ी हैं, वो साफ़ी नहीं है, वो एक अच्छे क्या कहते हैं, यूँ कह लें कि ड्रामा निगार कह लें या यूँ कह लें स्क्रिप्ट राइटर बड़े अच्छे हैं, मज़ा निगार बड़े अच्छे हैं, ये भी बात दुरुस्त है। और अगर कोई ये बंदा कहे कि आफ्ताब इकबाल जो है वो टैलेंटेड आदमी नहीं है तो सर वो झूठ बोलता है। उसको पता ही कख नहीं कि आफ्ताब इकबाल किड्डी वड्डी टूम है, किड्डी वड्डी एटम है। मैं आफ्ताब इकबाल के ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर ख़िलाफ़, उनकी जो है क्या कहते हैं सलाहियतें, उनसे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं इसलिए ख़िलाफ़ हूँ उनके क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक फ्रॉड किया। कम अज़ कम 500 ख़ानदान मीडिया वर्कर्स का उनके पैसे भाई ने खादे ते डकार भी नहीं मारिया, और उसमें मैं भी शामिल। ठीक है, लिहाजा मेरी जी खार है, मेरी जी कोड़ है, मेरा जो गुफ्तगू का अंदाज़ है उनके बारे में वो इस वजह से ज़रा कड़वा हो सकता है। बंदे नूं भाइन वजी होवे ना, ताड़ी जेबों गए होण और फिर उस दौर में पैसे गए हों यार जब कोरोना चल रहा था तो बड़ी तकलीफ होती भाऊ जी। सच्ची बात है, आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने ताड़ा जाना ना कोई साइड तो कोई यानी परखचा उड़ा दिया पकड़ के, बड़ी तकलीफ होती है। वो दौर भी बड़ा अजीबो गरीब था, लोगों को रोज़गार नहीं थी, हमारे पास भी रोज़गार नहीं रहा था, ख़त्म हो गया था रोज़गार। उसकी वजूहात भी आफ्ताब इकबाल साहब की मुबैना करप्शन कहा जाता है। मैं उसका जाहिर है कि मेरे पास उसका सबूत कोई नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने की थी, तो वो एक कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। मगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में इस वक्त एक पूरी की पूरी जो स्टोरी है ना वो चल रही है मार्केट के अंदर। तो मैंने कहा पाए ना स्टोरी जी जरा पब्लिक की जाए, लोगों को आवाम च लैके आ जाए, गल्ला खोलो ना। मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये ड्राइंग रूम में होने वाली बातें जो है ना सर पब्लिक में लेके आए। बड़े नामवर लोग जो है ना, दसों अंदरों की ने, एक वेस्पा स्कूटर होता था और उस वेस्पा स्कूटर में पेट्रोल कभी कभी पड़ता था जब हनीफ रामे साहब तनख्वाह दे देते थे। मैनू बहुत सारे दिन याद है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तरक्की करने का हक नहीं है, आपको तरक्की करने का हक है, हर इंसान को तरक्की करने का हक है। गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मर जाना जुर्म है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इसके ऊपर 100% यकीन रखता हूँ। लेकिन हजूर किसी की धौड़ ते गोडा रख के रोटी खाना ये जुल्म है। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से मेरी जो टोन थोड़ी सी उसमें टेढ़ापन है ना, ज़रा कोड़ है, वो इसलिए है कि भाई ने 3 महीने के पेट्रोल के पैसे भाई, मैं बता देता हूँ पूरा हिसाब देना सर। और मैं अपनी बात करूँ, लोगों के 5 महीने के भी खाए हैं उन्होंने, लेकिन मेरे 3 महीने के पेट्रोल के पैसे सर। 100 लीटर पेट्रोल था, लेटर पड़ा हुआ मेरे पास पक्का, और उसके साथ साथ जनाब 1.5 महीने की अदरवाइज सैलरी थी। तो सर वो जो 2 लाख रुपये बनता सी ना उसले है 1.5-2 लाख रुपया, वो भाई जी वो बड़ा दुखदा है, बड़ी तकलीफ देता है। आज भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब मैंने पहले इस पर बात की थी तो वो एक दोस्त के साथ उसके मुताबिक, उस दोस्त के मुताबिक, मुझे नहीं पता अब इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन उस दोस्त के मुताबिक आफ्ताब इकबाल साहब ने उनसे रब्ता किया और उनसे कहा कि यार इनू की प्रॉब्लम है, व्लॉग करदा मेरे खिलाफ, इनू समझा। उनने कहा जी वो प्रॉब्लम दसदा दे पे है, वो तो व्लॉग करके दस रहे कि तुम पैसे देने तो दियो पैसे। वो यार मुझे तो याद भी नहीं क्या बातें करते हो, वो तो मलक रियाज ने दे रहे थे, मलक रियाज से पा छड़ी। खैर मलक रियाज केड़ा कोई मेरा मतलब उत्तों उतरिया, उत्ते भी तो परचा हो गया ना, हूँ पाए काबू आ गए नहीं हुई, यही तो दसा ओदी भी इतनी जी ना नपी चली जाए, बचेगा कोई नहीं, ये बात ज़हन में रखिएगा। बहर बात लंबी होती जा रही है। अब आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ एक नई जो है ना इंक्वायरियाँ होने लगी हैं। मैं ये जो आपको कह रहा हूँ उसकी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत तफसील अभी सामने आई है, पक्की नहीं आई है। एक तो नज़र मेरी कमज़ोर हो गई है, मैं ज़रा थोड़ा सा दूर करके देख के पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि वो आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उन्होंने टैक्स गोशवारों में करोड़ों रुपए की का ऐलान नहीं किया, यानी पैसे लुका ले, ठीक है। और FBR जो ना उन्होंने खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई नो तो पाकिस्तान तो बाहर है,
कार्रवाई किवें करोगे? जाने पर पाबंदी थी, उसको बुलाया गया था, उसको पकड़ा गया था, अगले दिन जमानत दे के भाई नूं बाहर कढ़ता गया, वो इतों नसिया छूट वट्टी, उन्हें जाके कैनेडा या यूएई जहाँ पर भी जाकर उन्होंने अपना उत्थे डेरा ला लिया। रुपये को बेताशा ने, उनका जो है आफ्ताब इकबाल का यूट्यूब पर प्रोग्राम चल रहा, बड़ी रेटिंग है, बड़ी बहुत ज़्यादा रेटिंग है, बेताशा रुपये छाप दो, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। और देखा भी जाता है, बासलाहियत भी है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। उसको पता है कि मैंने अल्फाज का इस्तेमाल जो है किस तरह से करना है, लेकिन भाई ने पैसे खाधे, सिर्फ मेरे नहीं खाधे, 500 ख़ानदान के खाए, इसके अलावा कम अज़ कम 500 हैं वो। फिर हुकूमत पाकिस्तान भी मगर पै गई कि इतने रियासत पाकिस्तान भी पै गया कि रियासत पाकिस्तान से पैसे खाने से मुराद ये है कि जिसको आप टैक्स गोशवारों में हेर फेर करते हैं, तो एक्चुअली आप रियासत पाकिस्तान के साथ चीटिंग कर रहे होते हैं। और ये याद रखिएगा इस बात को कि हराम की कमाई यानी इल्लीगल कमाई बड़ी क्लियर कट जो है उसकी डेफिनेशन सिर्फ एक है, और वो ये है कि वो पैसा जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, या वो पैसा जिसके ऊपर आपने टैक्स अदा नहीं किया, जो आपने रियासती खजाने में डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे को 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 10 रुपये 10 अरब हैगा, तुम संदूकों च वाड़ के रखे है ना, वो सर हराम की कमाई। बड़ी सिंपल स्ट्रेट बात है। इसके अलावा हराम की कमाई का मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, और रियासत में इसी को गैर कानूनी कमाई, करप्शन की कमाई, इलीगल मनी, इलिजिटिमेट मनी, जो भी इसको आप पैड़े से पैड़ा लफ्ज़ करार दे देना, वो देती है। तो आफ्ताब इकबाल के ऊपर अब वो हराम की कमाई का केस जो है ना वो शुरू होने लगा, FBI करने लगा। मैं आपको वो अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे ज़राए भी हैं, और एक खबर अहम था तो आई है, निक्की था तो खबर नहीं आई, ठीक है? लिहाजा मैं आपको चले एक था भी बता देते, छोड़े यार क्या है लुका के ही कहना, आज गल्ला खुली ही करिए। मारखोर के नाम से एक अकाउंट है, ट्विटर के ऊपर चल रहा है सर, ठीक है? आप उस अकाउंट को फॉलो करें, बड़िया खबर लभणगियां तुहानूं उत्थों। मैं तुहानूं सोर्स भी दसदा, कोई नहीं दसेगा, लोग तुहानूं कहणगे मारे बड़े पक्के सोर्स हैं। मैं आपको सारी गल खोल के रखती, खुली डुली गल करिए, इत्थे किहड़ा कोई सीक्रेट रख के किहड़ा असीं कोई आइटम बना लेना है जी। तो लिहाजा ये सर होने जा रहा है उनके खिलाफ। ये तो थी वो चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है, पब्लिकली चल रही थी। अब वो चीज़ बताने लगो जो पब्लिकली नहीं है, जो बैठकों के अंदर है, जो बड़े जो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ड्राइंग रूम ने ना जिन्हें AC कभी बंद नहीं होता है जी, साढ़े पैसे ना चल रहे होंगे वैसे, यही तुम दसा उनके ड्राइंग रूमों में जितने AC बल्ब ये वो सब कुछ चल रहे हैं ना, साढ़े पैसे ना चले, क्योंकि वो हुक्मरान रहे हैं। हुक्मरान तबकात की मैं बात कर रहा हूँ, जो माजी में रहे हैं या अब हैं। तो उन ड्राइंग रूमों में जो गुफ्तगू हो रही है वो आपको बता रहा हूँ। मामला कुछ यूँ है कि जनाब असद जरदारी साहब चुप करके, मतलब एक चुप तो सो सुख के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आप देख लें, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। उनके बेटे ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने थोड़ा सा एहतजाज किया, थोड़ा जहा रुला पाया, थोड़ी जी खिचतरू की थी कि साढ़े नाल की कर गए तुसीं, हमसे वादा कुछ किया था, क्या कुछ जी कीता कुछ जे, करी की जाते हो साढ़े नाल। तो उन्होंने रोला डाला, उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून जो है ना वो हमारे साथ हमें ब्रीथिंग स्पेस दे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, ऐसे ना करे। तो मुस्लिम लीग नून ने जनाब केस वट लिया और इंज करे कंध दे उत्ते जिहड़ा ना वो दुपट्टा इस पासे कीता या चद्दर बुक्कल मारी तो परले पासे मुँह करके हंसना शुरू करता। अच्छा, अब असद जरदारी साहब ने CEC के इजलास में अपनी CEC को यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को इस बात का यकीन दिलाया था कि तुसी मेरे ते यकीन करो, इतमाद करो मेरे ते बेटा जी, मैं जिहड़ी गल कीती है मैं उहदा पैरा देवांगा और मैं मियाँ साहब से बात करूँगा। लेकिन मुझे जो इतलात मिली है वो ये है कि असद जरदारी साहब नूं घा नहीं पिया, यानी मियाँ साहब वाले पास वो खैर नहीं पई उन्होंने, ठीक है? तो लिहाजा असद जरदारी साहब अब एक जो चेस का प्लेयर होता है ना, वो एक ही साइड पे दिमाग नहीं लड़ा रहा होता। जो एक ही साइड पे सिंगल ट्रैक दिमाग वाला खिडारी होता है ना, वो खिडारी कंसीडर ही नहीं होता सियासत के अंदर। तो भाएं चमुखी चाला चलते हैं, उन्होंने जो है वो फिर सज्जे खब्बे इधर उधर उत्ते थले हथ पैर मारे और नतीजा ये निकला कि जो पाकिस्तान के माई बाप लोग हैं उनके अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हो गई है,
ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि यार मियाँ नवाज शरीफ ने की कीता है ये तो आया ही नहीं, वद की गल्लां करनी शुरू करती हैं। तो मुतबादल क्या हो सकता है? इमरान खान? नहीं, इमरान खान नहीं है मुतबादल, इमरान खान जेल च। इमरान खान को बाहर ला के तो आप क्या समझते कि इमरान खान जो है वो कोई आपका सक्का बन जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान जेल च, उसका मुस्तकबिल जेल च ही है, ठीक है। तो फिर मियाँ साहब तो आ रहे हैं, तो मियाँ साहब तो कह रहे कि मैं तो भाई तुहाडे चीफ जिहड़ा ना वो लम्या पा देंगा फट के, आर्टिकल 6 की कार्रवाई होएगी। सिर्फ एक चीफ नहीं, कम अज़ कम 3 चीफ़ों के खिलाफ। मसलन मैं बताता हूँ, बाजवा साहब, फिर जनाब उसके बाद आ जाओ साकब निसार, फिर जनाब आसफ सईद खोसा, फिर जनाब गुलजारी लाल, ठीक है। इनके खिलाफ कहते मैं कार्रवाई करूँगा। तो भाजी एक ही बनेगा, फिर गल किवें टुरेगी अगे? तो मुतबादल क्या है सर? ये एक सवाल है जो बाकायदा तौर पर डिस्कस होना शुरू हो गया। अगरचे मियाँ साहब को जो पैगाम देकर भेजा गया उसमें से मियाँ साहब ने अद्धा पैगाम मन भी लिया है, अद्धे तक गुफ्तगू जारी है। वो अद्धा की है वो अगले व्लॉग में बताऊंगा आपको। ऐसी गल वध जाएगी ना यार, लंबा हो जाएगा। तो वो भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, बड़ी पूरी कहानी है पाइन, बड़ा मज़ा आएगा तुहानू, लेकिन वो अगले व्लॉग के लिए रखा मैंने। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फिर गुफ्तगू शुरू हुई है कि यार हुण की करना है, हुण किहड़े पासे जाइए। तो किसी ने एवं कोले बैठे नहीं बंदा हुंदा चाचा सियाना टाइप, उन्हें इस तरह करके हुक्के का कश लाया और उन्हें कहा यार मुंडा जिहड़ा बिलावल है जरा नोट तो करो, ये मुंडा गल सियाणी करता है, फौरी तौर पर मार धाड़ की गुफ्तगू भी नहीं करता, रद्द-ए-अमल जो देता है वो बड़ा सोच समझ के देता है और लॉजिक के साथ बात करता है। ये नहीं कहता कि जी गल ना मनी तो फिर चल लगे हो, ऐसे नहीं करता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गौर तो करें। सर ये बात हुई है, किसी सियाने बड़े बुजुर्ग ने कही है, तो उसके बाद फिर बिलावल साहब के और जरदारी साहब के हवाले से चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो गई। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि मियाँ साहब की गेम ऑफ हो गई, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जनाब अगला वज़ीर आज़म जरदारी है या बिलावल है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अंडर डिस्कशन नहीं थे वड्डे घरां दे हल्कियां च ना, ठीक है। उत्ते इन्होंने शूदर ही कंसीडर किया उन्होंने कि शूदर जे है ने परा इन्हों तो पर रखो, ठीक है। लेकिन मियाँ साहब के रवैये की वजह से और कुछ ऐसी चीज़ें हुई दरपर्दा, जिसके बाद उन्होंने कहा यार सेकंड ऑप्शन तो जेन च रखो ना, हूँ यह तो बड़ी अजीब जी गल है, फंस जाएंगे वरना। तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे जो अंडर डिस्कशन चीज़ें आई हैं ना, वो ये हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई है कि यार गल तो लॉजिकल कर दे रहे, मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो ये हैं कि चीज़ें इतनी सौखी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क नहीं है जिहड़ा अपने आप से जिंदा होवे। अनफॉर्चुनेट बात है ये, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कहता हूँ। जब भी मैं कहता हूँ बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे ये बात कहते हुए कि हमें अपनी ज़िंदगी का सिलसिला बतौर मुल्क के कायम रखने के लिए, इस रियासती निज़ाम को चलाने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। हम हाथ खड़ा ऐसे ना करके तो जाके आवाज़ मारने मार्केट के दे जा सखिया राय मौला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, ठीक है। तो ये जो आवाज़ है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ के दौर जैसी आवाज़ मारनी बंद करती सी। असी पैसे पूहे लाते थे दुनिया के, IMF को पाइन कहते जाओ घर अपने। हम चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जा रहे थे। फिर वो इमरान खान आया तो फिर आप जानते हैं सारी जो यानी जो फिर बनया साढ़े नाल हत्थ होया, ठीक है। तो अब जरदारी साहब और बिलावल साहब सेकंड ऑप्शन के तौर पे सिर्फ डिस्कस हो रहे हैं, सेकंड ऑप्शन बन नहीं गए हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे दीगर मामला भी हैं। बात लंबी हो गई है तो मैं इसको अब शॉर्ट करते हुए और अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है जरदारी साहब और बिलावल साहब के सेकंड ऑप्शन बन जाने में भी, और जो है
दीगर मामलात वो क्या हैं और मियाँ साहब जो हैं उनने दे नाल इस तो इलावा की बने हैं, ये अगली किस्त में आपको बताऊँगा। फिल वक्त आप इस चीज़ को जो है सुने और इस खबर पर ज़रा सब्र दा प्याला पिएँ कि आसिफ जरदारी साहब विचों विच बड़ी गेम कर गए ने और अब वो कंसिडर होना शुरू हो गए हैं। तो अभी तक की यही मालूमात हैं, तो अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।